मोस्ट वेलकम एवरीबॉडी। एक नए टॉपिक को आज पुनः देखा जाएगा जो विविध प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अत्यंत इम्पोर्टेंट है। यह भिन्न भिन्न वर्षों में भिन्न भिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है। आज भूगोल के इस पार्ट के अंतर्गत इकोनॉमिक ज्योग्राफी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक देखा जाएगा जिसका नाम है वान थ्यूनेन का कृषि मॉडल या वान थ्यूनेन का कृषि सिद्धांत। आइए सबसे पहले देखते हैं कि यह कब कब पूछा गया है। यहाँ देख सकते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में कब कब इसे पूछा गया। टीजीटी की परीक्षा 2016 में इसको पूछा गया, पीजीटी 2013 में, राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2014 में पूछा गया, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज की परीक्षा 2012 में पूछा गया, उत्तराखंड असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2016 में पूछा गया, फिर पीजीटी 2004 में पूछा गया, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट इंटर कॉलेज परीक्षा में 2015 में पूछा गया और आरपीएससी राजस्थान लोक सेवा आयोग में 2014 में यह प्रश्न पूछा गया था। तो आप देख सकते हैं कि यह कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आइए देखते हैं थ्यूनेन का कृषि मॉडल। यह मॉडल तुलनात्मक लाभ के सिद्धांत पर आधारित है। इन्होंने एक ऐसे प्रदेश की कल्पना किया जो वर्तमान व्यवहारिक जगत में बिल्कुल कहीं पर भी प्रतीत नहीं होता है। फिर भी यह क्योंकि एक सिद्धांत है इसलिए इसे देखा जाना आवश्यक है, क्योंकि यह स्वयं में कुछ न कुछ भौगोलिक योगदान की ओर जरूर संकेत करता है। तो आइए देखते हैं तुलनात्मक लाभ के पर आधारित यह सिद्धांत, जिसकी कुछ प्रमुख मान्यताएं इस प्रकार हैं। कुल 5 मान्यताएं इन्होंने बताया। पहला, विलग प्रदेश हो। विलग प्रदेश आइसोलेटेड स्टेट हो, अलग प्रदेश के रूप में हो, जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं एक अलग काल्पनिक प्रदेश की संकल्पना इन्होंने किया और उसमें एक ही नगर हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं यह बिंदु के जरिए एक ही नगर की ओर संकेत किया गया है और उसके चारों ओर कृषि, मतलब यह विलग प्रदेश जो है इसके चारों ओर इसके परितः विविध प्रकार की कृषि की जाती हो और एकमात्र बाजार हो, अर्थात एक ही बाजार की उपलब्धता वहां पर होनी चाहिए हो, ऐसी कल्पना इन्होंने किया। आइसोलेटेड स्टेट हो, एक ही नगर हो, उसके चारों ओर खेती होती हो और एकमात्र बाजार हो। इसके बाद दूसरा देखिए, दूसरे में इन्होंने बताया या माना कि इस विलग प्रदेश के चारों ओर एक समान वातावरण हो, अर्थात जो यह विलग प्रदेश की कल्पना इन्होंने किया, इस काल्पनिक प्रदेश में एक समान वातावरण, एक समान मिट्टी, एक समान जलवायु, एक समान वनस्पति की कल्पना इन्होंने किया, जो कि वर्तमान व्यवहारिक जगत में कहीं पर भी दिखता प्रतीत नहीं होता है। तो इनकी मान्यताओं में ये दूसरा। इसके बाद तीसरा, एक ही नगर हो, अर्थात यहाँ देखिए संकेंद्रीय नगर या एक ही नगर यहाँ पर शो किया गया है और शेष ग्रामीण आबादी हो, और बाकी जो आबादी है नगरीय क्षेत्र के अलावा, नगरों में बसी हुई आबादी के अलावा जो शेष आबादी हो वह ग्रामीण आबादी हो, और जो कृषि करने वाले किसान हों, जो कृषि के अंतर्गत संलग्न लोग हों, वह अधिकतम लाभ के इच्छुक हों, अर्थात वे अधिकाधिक लाभ के बारे में सोचते हों, विचार करते हों। तो ऐसी इनकी तीसरी मान्यता थी। इसके बाद चौथी मान्यता को देखिए, एक ही प्रकार का परिवहन का साधन हो, अर्थात इस विलग प्रदेश में, इस आइसोलेटेड स्टेट में एक ही प्रकार का साधन होना चाहिए, जिसकी कल्पना तत्कालीन परिस्थितियों में इन्होंने घोड़ा गाड़ी के रूप में किया था। तत्कालीन परिस्थितियों में यही हो सकता है कि तीव्र साधन के रूप में रहा हो, भारवाहक साधन के रूप में रहा हो। इसके बाद अगला देखें, परिवहन व्यय दूरी तथा भार के अनुपात में बढ़े, अर्थात जो ढुलाई खर्च है, जो सामानों को ढोने का खर्च है, वह दूरी के अनुपात में बढ़े, साथ ही साथ भार के अनुपात में भी बढ़े, अर्थात दूरी और भार ढोए जाने वाले सामानों के अनुपात में हों। अच्छा,
अब इसके बाद देखें, यहाँ कुछ विशेष बातों पर इन्होंने बल दिया। इस विलक प्रदेश या एकाकी प्रदेश में केंद्रीय नगर के परितः संकेंद्रीय वृत्त खंडों में नगर से बढ़ती दूरी के अनुसार विभिन्न प्रकार का उत्पादन होगा। इन्होंने जिस आइसोलेटेड स्टेट की कल्पना किया, उस आइसोलेटेड स्टेट में केंद्रीय नगर के चारों तरफ, अर्थात यह केंद्रीय नगर है, इसके परितः, इसके चारों तरफ संकेंद्रीय वृत्त खंडों में, मतलब एक केंद्र के परितः जो वृत्त खंड हैं उनमें नगर से बढ़ती दूरी के अनुसार, अर्थात ये नगर है, इससे बढ़ती हुई दूरी के अनुसार विभिन्न प्रकार का उत्पादन होगा। तो ये विभिन्न प्रकार का उत्पादन कौन कौन सा होगा? सबसे इम्पोर्टेंट इसमें इस डायग्राम को देखना आवश्यक है कि किस वलय में किस प्रकार का उत्पादन होगा, किस प्रकार की परिस्थितियां होंगी। इन्होंने इस डायग्राम के जरिए अलग अलग प्रकार के उत्पादन को शो करने का प्रयास किया है। यहाँ देखें, इनके आरेख में सबसे पहले जो है यह केंद्रीय नगर है, यह पहला वलय हो गया। इसके बाद दूसरा वलय, तीसरा वलय, चौथा वलय, पांचवा वलय और 6 वलय। कई प्रतियोगी परीक्षाओं में देखा गया है, जैसा कि यहाँ उल्लेख किया गया है, इसमें से किन्हीं 2 या 3 प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है कि वान थ्यूनेन के कृषि मॉडल में संकेंद्रीय वलय कितने हैं? 6 हैं या 7 हैं, 5 हैं, 4 हैं, इस तरीके से पूछा गया। तो यहाँ देखें, आपको समझने के लिए क्रमशः लिखा गया है 1 2 3 4 5 6। तो वान थ्यूनेन के कृषि मॉडल में कुल 6 वलय हैं। 6 वलय में क्रमशः इनको आप देखें कि किस वलय की क्या स्थिति है, किस वलय में कौन सा उत्पादन किया जाएगा, इसको आप देखिए। पहले वलय में शाक सब्जी व दुग्ध का उत्पादन होगा, ये वाला वलय शुरुआती, इसमें शाक सब्जी व दुग्ध का उत्पादन होगा। अर्थात नगर के चारों तरफ, केंद्रीय नगर के चारों तरफ जो पहला उत्पादन होगा वो शाक सब्जी और दूध का होगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इसके खराब होने की संभावना बढ़ती जाएगी। जैसा कि आपको ज्ञात है कि साग सब्जियां और दूध बहुत जल्दी खराब होने वाली वस्तुएं हैं, इसलिए थ्यूनेन के अनुसार इसको केंद्रीय नगर के चारों तरफ उत्पादन किया जाएगा। इसके बाद दूसरा देखिए, ईंधन की लकड़ी या वन। दूसरे वलय में ईंधन की लकड़ी का उत्पादन होगा। ईंधन की लकड़ी का उत्पादन क्यों होगा? क्योंकि ऊर्जा संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए यदि इस नगर के तुरंत बाद या इस नगर के परितः लकड़ी का उत्पादन नहीं होगा, वन संबंधी पक्षों का मूल रूप से लकड़ी का उत्पादन नहीं होगा, तो निश्चित रूप से ऊर्जा संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाएगी। और दूसरे वलय में उत्पादन करने का प्रमुख कारण ये था ताकि सरलता से कम व्यय के रूप में इसकी आपूर्ति की जा सके, भार ढुलाई में, लकड़ी को ढोने में ज़्यादा खर्च न करना पड़े। इसलिए इन्होंने केंद्रीय नगर के तुरंत बाद केंद्रीय नगर के आसपास लकड़ी के उत्पादन पर बल दिया। इसके बाद तीसरी महत्वपूर्ण जो बात इन्होंने इसमें उल्लेखित किया वह गहन खेती या अन्न उत्पादन, अर्थात तीसरे वलय में इस नगर की अन्न संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तीसरे वलय में गहन खेती या अन्नोत्पादन पर बल दिया ताकि लोगों की अन्न संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। चौथे वलय में, ये चौथा वलय आप देखिए, चौथे वलय में इन्होंने अन्न की खेती और पशुचारण पर बल दिया। अर्थात यहाँ तीसरे वलय में भी अन्न उत्पादन होगा और चौथे वलय में भी अन्न उत्पादन होगा, लेकिन इसमें अन्न उत्पादन के साथ साथ पशुचारण पर भी इन्होंने बल दिया। इसके बाद देखिए जो पांचवा वलय है, पांचवें वलय में 3 खेती प्रणाली की बात इन्होंने किया। 3 खेती प्रणाली प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है किसी प्रतियोगी परीक्षा में कि 3 खेती प्रणाली के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें सम्मिलित हैं। तो आप देखें 3 खेती प्रणाली में, अर्थात पांचवें वलय को, पांचवा वलय क्षेत्र जो होगा, पांचवा जो कृषि प्रखंड होगा, उस कृषि प्रखंड को 3 समान भागों में डिवाइड करने की बात की गई। इस भूभाग को, इसको 3 समान भागों में डिवाइड करने की बात की गई। ये 3 समान पार्ट कौन कौन से होंगे? पहला पार्ट जो है कृषि क्षेत्र का होगा,
दूसरा पार्ट जो होगा वो चारागाह भूमि का होगा और तीसरा पार्ट जो होगा वो परती भूमि का होगा। तो कहीं प्रश्न पूछा गया है कि किस वलय को, किस प्रखंड को 3 खेती प्रणाली के अंतर्गत बांटा गया और 3 खेती प्रणाली के अंतर्गत कौन कौन से घटक सम्मिलित हैं। तो आपकी जानकारी के लिए इसके 3 पार्ट्स में कृषि है, चारागाह भूमि है या चारागाह और परती भूमि। तो ये हो गया 3 खेती प्रणाली। और छठवें तथा अंतिम खंड में विस्तृत पशुपालन पर बल दिया, ये अंतिम विस्तृत पशुपालन। तो इस प्रकार से यहाँ पर वॉन थ्यूनेन ने अपने सिद्धांत में 6 वलय की बात कही या 6 वलयों का उल्लेख किया। कहीं कहीं पर किसी पुस्तक में हमने देखा, किसी प्रतियोगी पुस्तक में, जिसमें पूछा गया है कि वॉन थ्यूनेन के 7वें वलय में किस प्रकार की भूमि की बात कही गई है, किस प्रकार के घटक का उल्लेख किया गया है। तो उस प्रश्न के अनुसार यद्यपि 6 वलय के अतिरिक्त अभी हमने किसी भी पुस्तक में 7वां वलय नहीं देखा है, किंतु उस प्रतियोगी प्रश्न के अनुसार 7वें वलय में परती भूमि या बंजर भूमि का उल्लेख किया गया है। तो इस प्रकार से वॉन थ्यूनेन ने एक आइसोलेटेड स्टेट और विशिष्ट कृषि प्रदेश की संकल्पना किया, जो कि एक काल्पनिक संकल्पना थी। वर्तमान व्यवहारिक जगत में इस प्रकार का कोई भी कृषि प्रदेश प्रतीत नहीं होता है और इनकी जो मान्यताएं हैं, इन मान्यताओं में से अधिकांश व्यवहारिक दृष्टिकोण से खरी प्रतीत नहीं होती हैं, कहीं पर भी व्यवहारिक दृष्टिकोण से नहीं देखी जा सकती हैं। इन्होंने जो एक ही नगर की बात कहा, तो पूरे विश्व में अगर आप ध्यान दौड़ाएं या ध्यान दें तो ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जहां पर एक ही नगर हो और उसके चारों तरफ इस प्रकार की खेती की जाती हो, एक ही बाजार हो, इस तरह की परिस्थितियां हों। तो यह यहाँ पर वर्तमान मान्यता में फेल होता हुआ। और इसके बाद दूसरा, समान वातावरण की बात इन्होंने कहा, समान मिट्टी, समान जल संसाधन, समान कृषि परिस्थितियां, समान वनस्पति। तो इस प्रकार का कोई भी प्रदेश वर्तमान में प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि एक ही प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रकार का मौसम हो सकता है, अलग अलग प्रकार की मिट्टी हो सकती है, जल की उपलब्धता हो सकती है या नहीं भी हो सकती है। तो यह यहाँ पर वर्तमान मान्यताओं में असत्य प्रतीत होता हुआ। और इसके बाद एक ही प्रकार का परिवहन का साधन हो, जैसा कि आप जानते हैं कि समय परिवर्तन होने के साथ साथ तमाम प्रकार के परिवहन के साधन डेवलप हुए, विकसित हुए। इन्होंने घोड़ा गाड़ी भार ढुलाई के अंतर्गत या उस दौर में जो भी परिवहन का साधन रहा हो उसकी कल्पना किया। आज आप जान सकते हैं कि वर्तमान में कौन कौन से साधन परिवहन के हो गए हैं, कितने त्वरित गति से सामानों को कहां से कहां तक पहुंचाया जा सकता है। और जहां तक शाक सब्जी और दूध की बात है तो इन्होंने रेफ्रिजरेटरों की कल्पना नहीं किया, प्रशीत गृहों की कल्पना नहीं किया, शीत भंडार गृहों की कल्पना नहीं किया, जिसमें लंबे समय तक दूध को प्रिजर्व करके रखा जा सकता है। कुछ साग सब्जियों को, साग को तो नहीं लेकिन कुछ सब्जियों को प्रिजर्व करके कुछ दिनों तक अवश्य रखा जा सकता है। जैसा कि आप जानते हैं अमूल दूध उत्पादकों या पैक किए हुए दूध को, जिसकी औसत टाइमिंग लगभग 3 महीने होती है, अर्थात पैकिंग की डेट से 3 महीने के अंदर उस दूध को प्रयोग में लाया जा सकता है। तो इस प्रकार ये मान्यता भी यहाँ पर सही प्रतीत नहीं होती है। इन्होंने भविष्य की बढ़ती हुई तकनीकी और विज्ञान पर ध्यान नहीं दिया। तो इस प्रकार यहाँ पर ये भी संकल्पना वर्तमान में सही प्रतीत नहीं होती है। परिवहन व्यय दूरी तथा भार के अनुपात में बढ़े, यह कुछ मामलों में सही इसको देखा जा सकता है, किंतु प्रायः ऐसा देखा जाता है कि भार चाहे जितना भी हो, कुछ साधनों के संदर्भ में उसका एक निश्चित प्राइस होता है, उसका एक निश्चित मूल्य होता है, उतना उसको चुकाना ही होता है, उतना उसको पे करना ही होता है। मैंने कई बार इलाहाबाद के विद्यार्थियों को बसों में सामान रखते हुए देखा है, सामान ले जाते हुए देखा है। ड्राइवर्स के द्वारा या कंडक्टर्स के द्वारा, परिचालकों के द्वारा उसका एक फिक्स प्राइस होता है, उन्हें उतना देना होता है, भले ही वो उसको पहले उतार लें।
तो इस मान्यता के अनुसार भी बात यह पूरी सही प्रतीत नहीं होती है। कुल मिलाकर के वर्तमान जगत में इनकी यह संकल्पना, इनके विलक प्रदेश की संकल्पना, इनके कृषि उत्पादन की संकल्पना यह सही प्रतीत नहीं होती है। तो आज के इस टॉपिक में बस इतना ही। शेष आगे। धन्यवाद।